एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिनके। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो आता है आपका इस बुक से, इस आपके जो सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें सबसे फर्स्ट वर्ड आपको देखने को मिलेगा एंटरप्रेन्योर। कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर आपका वो पर्सन होता है जिसके माइंड में आइडिया आता है कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का। ठीक है, वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, कुछ क्रिएटिव करना चाहता है। ठीक है, वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है। वो पर्सन जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है उसी को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसमें आता है आपका सेकंड टर्म डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योर आपको पता चल गया कौन होता है, वो पर्सन जिसके माइंड में आइडिया आया बिजनेस स्टार्ट करने का, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, अब वो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो भी सारा काम करता है, जो भी सारा वो प्रोसेस करेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज हो गई आपकी बिजनेस फॉर्म। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, फिर एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर आपका वो पर्सन जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस पूरा जो वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करेगा, और लास्ट में फिर उसकी एंटरप्राइज इस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस होता है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस सेटअप करता है। वो चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। और आपका ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये जो रिस्क है उसको भी बियर करने के लिए रेडी रहता है और प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, मोस्टली जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही की जाती है, और ये लोग रिस्क बियर करने के लिए भी रेडी रहते हैं। ठीक है, और नए नए आइडियाज़ को लेके आते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो इससे एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी पूछा जाता है कई बार। डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे आप फैक्टर्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका इंडिविजुअल फैक्टर्स, सेकंड होता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए देखो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, वो कितना डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, उसके लिए ये फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कई तरह के फैक्टर्स होते हैं इनमें, जैसे कि मैंने भी आपको बताया इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, उसको पर्सनल फैक्टर्स भी बोलते हैं, और सेकंड आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, या फिर उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट तो आता है आपका एग्जीक्यूशन एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंडर। ठीक है, जो आपके पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, ये जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसके जो पर्सनल फैक्टर्स होंगे। इंडिविजुअल यहाँ पे हमारे एंटरप्रेन्योर की बात की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन देखो क्या होता है यहाँ पे, बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया तो यहाँ पे आपने आसपास भी अपने देखा होगा, बहुत लोगों के माइंड में चल रहा होता है कि हमें ये बिज़नेस करना है, या फिर हम ये बिज़नेस कर लेते हैं, हमें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, काफ़ी लोग कई तरह की बातें सोचते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको एग्जीक्यूट करना, जो उन्होंने सोचा है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना हर कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि वो सोच रहे होते हैं जो भी अपना बिजनेस प्लान उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है आपका, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए एग्जीक्यूशन की। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर एग्जीक्यूट कर पाएगा वही तो आगे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेगा ना। तो ये एक आपका फर्स्ट फैक्टर है। ठीक है, सेकंड आता है आपका परसीवरेंस। मतलब पैशन होना चाहिए इंसान के अंदर कुछ करने का। ठीक है, अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो उसके लिए उसको पूरी जी जान एक कर देनी है। ठीक है, परसीवरेंस होना चाहिए इंसान के अंदर। आपका जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, कोई भी वो अपनी एंटरप्राइज एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब तक उसके अंदर पैशन ही नहीं होएगा कि मेरे को ये काम करना है तो करना है, तो वो कैसे कुछ भी करेगा। ठीक है, तो फिर वो उसका एक दिन मन करेगा, एक दिन मन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए एक इंसान के अंदर। ठीक है, थर्ड आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने अगर दो चार प्रॉब्लम्स आ गई तो फिर उनसे डर के उसने सारा काम छोड़ दिया वहीं पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर को वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है वो आता है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। एक एंटरप्रेन्योर का हमेशा रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है। ठीक है, बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। जहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क होएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आपको पता ही होगा कि
बिज़नेस में आप जितना ज़्यादा रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं रखना चाहिए, रिस्क शुड बी मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट रिस्क होना चाहिए आपका। तो लेकिन जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर ये नेचर होना चाहिए कि वो रिस्क बेयर करने के लिए रेडी हो। अगर वो रिस्क बेयर ही नहीं करेगा तो उसको प्रॉफिट कैसे होएगा, ठीक है, वो कैसे अपनी एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर पाएगा, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट फैक्टर जो कि आपका लास्ट फैक्टर है, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, ठीक है। उसके जो आइडियाज़ हैं एंटरप्रेन्योर के वो क्रिएटिव होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी और का आइडिया उसने कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर लिया, ठीक है, कि वो बंदा वो काम कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए उस पर्सन के अंदर और इनोवेटिव होना चाहिए वो, ठीक है। उसके आइडियाज़ न्यू होने चाहिए, कुछ अच्छे होने चाहिए, ठीक है, जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ, ठीक है। तो ये तो देखो आपके सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो कि आपकी एक एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं डेवलप होने में, पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि पर्सन कैसा है, आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो इन फैक्टर्स को कैसे कंसिडर करता है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़फुल होते हैं एंटरप्राइज़ के आपके। जब भी आप एक एंटरप्राइज़ बनाओगे या फिर आप कभी भी डिसाइड करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो ये आपके हैं पर्सनल फैक्टर्स। अब नेक्स्ट आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोलते हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपका कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास के जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वो कंड्यूसिव नेचर का होना चाहिए। कंड्यूसिव नेचर क्या होता है? इस तरह का इन्वायरमेंट जो कि आपको मोटिवेट कर रहा हो कुछ काम को करने के लिए। अगर आपने कुछ काम करने का डिसाइड करा है तो मतलब आपके आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि आप मोटिवेटेड फील करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास सारे लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो वहाँ पे आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपके आसपास कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड फैक्टर आता है आपका एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। इसमें क्या होता है देखो, सबसे मतलब यहाँ पे देखो माइंडसेट आपका इस तरीके का हो, लोगों का इस तरीके का माइंडसेट हो कि वो कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, फेलियर्स भी एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, जीतने के लिए भी तैयार हो, रिस्क भी लेना चाहते हो, मतलब ऐसा नेचर होना चाहिए उनका, ठीक है, आपके आसपास के लोगों का भी, तभी तो वो आपकी हेल्प कर पाएंगे ना, ठीक है। और एक एंटरप्रेन्योर का तो ऐसा नेचर होना ही चाहिए, तभी तो वो आगे काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर आता है वो होता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। आपके आसपास का जो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या फिर आपका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। आप थोड़ी बहुत आपको लीगल नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कौन से एक्ट में क्या दिया गया है, किस हिसाब से आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हो या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी लीगल नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ी सी वहाँ की देखो, जो जिस एरिया में आप स्टार्ट करना चाहते हो आपका अपना एंटरप्राइज, वहाँ की जो आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होता है आपका, वो भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है, ठीक है। ज़्यादा अगर आप अजीब से एरिया में चले जाते हो जहाँ दंगे फसाद होते रहते हो, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल वहाँ पे इश्यूज़ रहते हैं, तो वहाँ पे आपका सक्सेसफुल कोई भी काम नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। जिस एरिया में आप एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी पड़ी और आप वहाँ जाके कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो जब आपको रिसोर्सेज ही नहीं मिल पाएंगे तो आप कैसे काम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। अब ये क्या होती है वो देखो, आप जहाँ पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ की जो सोसाइटी है उनके का कल्चर है, उनका कैसा कल्चर है, ठीक है। क्या आप क्या बिलीव करते हैं वो लोग, ठीक है, किन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्या काम करना पसंद करते हैं, उनके क्या क्या कस्टम्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के रिलीजन्स के भी लोग रहते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वहाँ का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ की आपको थोड़ी सोशल इकोनॉमिक जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, ज़्यादा नहीं बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वहाँ के बारे में, तभी आप उस हिसाब से अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हो कि आपको उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं या फिर क्या आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्या उसमें से हटा सकते हो जो वहाँ पे सूट नहीं करेगा उस जगह को, ठीक है। तो ये आपके सारे एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के किस किस टाइप के आपके मॉडल्स होते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपका एम्बिशियस इनोवेटर्स।
इसमें क्या होता है, देखो जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो विश्वास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने में, ठीक है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने में, नई नई चीज़ों को करने में वो लोग ट्रस्ट करते हैं। और इस टाइप की जो आपकी एंटरप्राइजेज़ होती हैं वो ऐसे ही काम करती हैं, रिस्क वगैरह लेती हैं मार्केट में, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स लाती हैं, अपना अलग ही वो इनोवेशन दिखाती हैं अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये होता है आपका एम्बिशियस इनोवेटर्स, ठीक है। सेकेंड आता है आपका अडेप्टिव इनोवेटर्स। इसमें देखो क्या होता है, इस टाइप की जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप होती है इसमें कम रिस्क लेना लोग पसंद करते हैं। जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कम रिस्क लेते हैं, ठीक है, और इंक्रीमेंटल इनोवेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं। इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है, जो आपके मार्केट में प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनमें कुछ चेंजेस करके, ठीक है, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करके और फिर वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना, वो होता है आपका इंक्रीमेंटल इनोवेशन। मतलब जहाँ पे आप पुराने प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में कुछ चेंजेस करके और फिर उन्हें अपना प्रोडक्ट एज अपना प्रोडक्ट उसको फिर मार्केट में लाते हो, ठीक है, वो होता है आपका इंक्रीमेंटल इनोवेशन अप्रोच। तो आपके जो अडेप्टिव इनोवेटर्स में आता है कि इस टाइप की जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें कम रिस्क लेते हैं ये लोग और इंक्रीमेंटल इनोवेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सोलो सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें क्या होता है, देखो जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद से ही अपना सारा काम करना पसंद करता है, ठीक है, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता है वो अपनी एंटरप्राइज में, अपना जो भी काम होता है खुद से ही करता है, ठीक है। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स खुद में ही अपना सारा वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सोलो सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजरियल एम्प्लॉयर्स। इसमें देखो क्या होता है, आपका जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है वो आपका वो फर्म की ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस ना करके इस पे फोकस करता है कि जो उसकी फर्म है, जो उसकी एंटरप्राइज है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, वो बंद ना हो, कंटिन्यूटी रहे बिजनेस में उसकी, वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। और जो फर्म की ग्रोथ है, उसका डेवलपमेंट है, उस पर थोड़ा सा कम फोकस कर पाता है वो, ठीक है, वो उसका ज़्यादा फोकस इसी बात पे होता है कि उसका बिजनेस बंद ना हो, कंटिन्यू रहे आगे लंबे टाइम तक, ठीक है। ये होता है आपका मैनेजरियल एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट आता है आपका सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स में देखो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका मेन मोटिव होता है कि आपकी कम्युनिटी में जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनको सॉल्व किया जाए, उनको नए नए तरीके से उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाए, ठीक है, क्रिएटिव तरीके से पॉजिटिव चेंजेस लाए जाएँ अपनी सोसाइटी में। ये होता है आपका सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें देखो क्या होता है कि आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कितना बड़ा हो सकता है, किस एरिया तक फैला हुआ हो सकता है, किस किस टाइप का हो सकता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है इसमें आपका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप रूरल एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो, ठीक है, नई नई चीज़ें करते हो, अपने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, या फिर मार्केट में कुछ नया लेके आ रहे होते हो, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे होते हो, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज, जब आप रूरल एरियाज़ में ये सारा काम करते हो, ठीक है, रूरल एरियाज़ में जब आप अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हो उसको बोलते हैं हम लोग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब इसमें देखो गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप्स को, क्योंकि देखो रूरल एरियाज़ में कोई भी नया काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो गवर्नमेंट कुछ तरीके से सपोर्ट करती है, यहाँ पे कुछ नई नई स्कीम्स लाते रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। काफ़ी आपने स्कीम्स सुनी भी होंगी, कई बार एनजीओज़ भी होते हैं वो भी रूरल एरियाज़ में जाके हेल्प करते हैं लोगों की, ठीक है, ताकि वो अपना स्टार्टअप कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। एनजीओज़ काफ़ी हेल्प करते हैं आपके, कई बार डोनेशंस भी मिलती हैं इन एरिया में, ठीक है। तो इसमें से कई बार पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी स्कीम्स है गवर्नमेंट की या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है रूरल एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो इजीली कि देखो रूरल एरियाज़ में आपको रिसोर्सेज कम मिलते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी वहाँ पे पुरानी होती है, थोड़ा बहुत वहाँ पे देखो आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम होता है, कई कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, अगर आप कभी गए हो ऐसे एरियाज़ में तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिख सकते हो अगर पूछता है आपसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। और उसके बाद फिर पूछता है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स लाता है रूरल एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। तो वहाँ पे देखो आप बता सकते हो, आपकी एक यहाँ पे देखो एक स्कीम है अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, ये आई थी, ठीक है, 2000 के अराउंड 2000 के अराउंड आई थी आपकी स्कीम, ठीक है। इसमें जो वुमेन्स थी उनको हेल्प किया जा रहा था ताकि वो अपनी जो मतलब हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती हैं उनको बना के उनको मार्केट में ला सके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकें वो लोग विलेज लेवल पे, ठीक है। तो इस स्कीम में ये था। एक और आपकी देखो वो स्कीम है माइक्रो एंड मिनिमम एंटरप्राइजेस वाली,
MSME, ठीक है, वो वाली स्कीम आपकी आई गई थी रूरल एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका रूरल एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, नई नई एंटरप्राइजेज़ होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, इनोवेशन होता है, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए लाई गई थी ये स्कीम, ठीक है। तो ये आप ये वाली स्कीम भी लिख सकते हो। बाकी आप अपना एक बार स्टडी मटेरियल से रीड कर लेना। मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताऊँ, ठीक है। तो आप एक बार बुक को रीड कर लेना ज़रूर अगर आपको टाइम मिलता है तो, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, देखो, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, जहाँ पे आपकी एंटरप्रेन्योर एक वुमेन होती है, ठीक है, वो होता है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। जहाँ पे देखो जो भी आपकी एंटरप्राइजेज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो स्टार्ट की गई है एक वुमेन के थ्रू, ठीक है। एक वुमेन ने स्टार्ट करी है, वो अपना बिजनेस चलाना चाहती है, कोई भी नया कुछ भी स्टार्ट करिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आपकी स्टार्ट करिए जब वो अपना एक वुमेन, तो वो आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होती है। और इसमें देखो कंडीशन ये है कि अगर कोई वुमेन एंटरप्राइज बन रही है, ठीक है, कोई किसी वुमेन ने अपना स्टार्ट करी है एंटरप्राइज, तो वहाँ पे देखो जो उसके 51% कैपिटल है वो उसको, मतलब जो आपके एंटरप्राइज की कैपिटल है उसकी 51% जो मतलब ओनर है वो वुमेन्स होनी चाहिए, ठीक है। आपकी कैपिटल के 51% ओनर वुमेन्स होनी चाहिए। और उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस एंटरप्राइज में जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से 51% एम्प्लॉयज़ आपकी वुमेन्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होएगा। तो ये आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें देखो क्या होता है, जब आप सोसाइटी के लिए एक्टिविटीज़ करते हो, सोशल एक्टिविटीज़ करते हो एंटरप्रेन्योरशिप में अपने, ठीक है, जैसे कि कई बार आप कुछ नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कई तरह की सोशल अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं आपकी, ठीक है। आप सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हो और उसके लिए आपने एंटरप्राइज स्टार्ट करी है, तो वो आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जहाँ पे आप सोसाइटी को ध्यान में रखते हो अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हो, ठीक है, और उससे बेनिफिट कमाना चाहते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप में देखो क्या होता है, जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको टारगेट करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपना पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को देखो कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, काफ़ी लोग म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग आपके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स कह रही हूँ, सॉरी, पुराने जो आपके आर्ट वाले वर्क्स होते हैं, ठीक है, कहीं आपने देखा होगा हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें होती हैं, कल्चरल जो चीज़ें होती हैं आपकी, उसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट रखते हैं। तो कई जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं आपके वो इसको टारगेट करते हैं और फिर कल्चरल अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपका होता है कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को टारगेट किया जाता है, टेक्नोलॉजी को एज अ बिजनेस मॉडल यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में डिफरेंट चेंजेस करके आप कुछ भी मार्केट में नया लाते हो, ठीक है, तो वो आपका टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका हेरिटेज एंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें भी देखो नाम से क्लियर है आपका, जब आप टूरिज्म को टारगेट करते हो, टूरिज्म के लिए एंटरप्राइज स्टार्ट करते हो, आपने देखा होगा कहीं आप घूमने जाते हो तो वहाँ पे कई तरह की आपको ट्रैवल एजेंसीज़ मिलती हैं, टूरिस्ट एजेंसीज़ भी मिलती हैं जो आपको पूरा टूर करवाती हैं, ठीक है। तो उस टाइप की जो आपकी एंटरप्राइजेज़ होती हैं, एंटरप्राइजेज़ होती हैं, उसको आप टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, देखो जब आप अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, वो आप एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में कर रहे हो, ठीक है, आप अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है, तो वो होता है आपका इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आता है आपका इकोप्रेन्योरशिप, ठीक है। इकोप्रेन्योरशिप में क्या होता है, जहाँ पे आप एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हो, ठीक है। एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए आप अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हो, उस टाइप के आप प्रोडक्ट्स बनाते हो, रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स बनाते हो, या फिर आप कुछ भी इस टाइप का करते हो जिससे आपकी जो अपना जो एनवायरनमेंट है उसको कोई भी हार्म ना हो और वो उसको बचाया जा करने का ट्राई करते हैं, वो आपका होता है इकोप्रेन्योरशिप, ठीक है। जिनकी फैमिली में पहले किसी ने भी बिजनेस ना किया हो, वो अपनी फैमिली में ऐसे फर्स्ट मेंबर हों
एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने वाले, एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले अपनी फैमिली में, ठीक है, उनका कोई बैकग्राउंड ना हो बिज़नेस से, ठीक है, उन्होंने खुद से अपनी फैमिली में फर्स्ट टाइम मतलब स्टार्ट करा हो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो वो होते हैं आपके फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस देखो मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या होता है। देखो फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि एक एंटरप्राइज जो कि ओन की गई हो, मतलब जिसके ओनर्स एक ही फैमिली के मेंबर्स हों, और उस जो एंटरप्राइज है उसमें सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सब उसी फैमिली के मेंबर्स हों, ठीक है, उनके पास राइट हो उस एंटरप्राइज को कंट्रोल करने का, ठीक है, वो सारी चीज़ें खुद से ही मैनेज करते हो, एक ही फैमिली पूरी एंटरप्राइज को चला रही हो, उसे ही हम फैमिली बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर एक और टॉपिक है कि फैमिली बिजनेस जो होता है इंडिया में वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फैमिली बिजनेस को, ठीक है। तो ये देखो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं फैमिली बिजनेस। सबसे फर्स्ट है आपका लिमिटेड टैलेंट। एक देखो एक फैमिली है तो उसमें लिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, और देखो हर इंसान के पास अलग अलग टैलेंट होता है, तो फैमिली में लिमिटेड अगर मेंबर्स है तो टैलेंट भी तो लिमिटेड होगा। अगर 10 मेंबर्स हैं तो 10 लोगों के पास 10 तरह का टैलेंट होगा, उससे ज़्यादा आप बाहर के एम्प्लॉयज़ हायर नहीं करते हो, तो आपको और ज़्यादा टैलेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सेकेंड इसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। पे सक्सेशन प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। देखो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिजनेस की कंटिन्यूटी में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी नीड्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी नीड्स में मतलब यहाँ देखो एक ही फैमिली पूरा एंटरप्राइज रन कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, और अगर जो पूरी फैमिली है उसमें से किसी एक आधे बंदे को अच्छी नॉलेज है भी टेक्नोलॉजी की, तो सिर्फ उस एक ही बंदे को जितनी भी नॉलेज होगी बस वही होगी, ठीक है। आप बाहर से टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते क्योंकि आप बस अपने फैमिली मेम्बर्स को ही एज ए एम्प्लॉय अपनी एंटरप्राइज में काम करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिबलिंग रिवैलरी। इसमें देखो क्या होता है, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स है उसमें सिबलिंग्स होते हैं, इसमें देखो सबके अलग अलग अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, किसी के पास ज़्यादा अच्छा किसी को काम करना आता है, किसी को नहीं आता है कोई चीज़, ठीक है, तो यहाँ ये लोग आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, कई बार फैमिली बिजनेस में ये प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में देखो जैसे सिबलिंग्स के बीच में अपनी लड़ाई होती है, ठीक है, आपस में वो लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं, वैसे ही जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनमें भी देखो सबके पास अलग अलग टैलेंट है, तो वो लोग अगर कोई उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो कई बार उनको बुरा लगता है, तो ठीक है वो उनको नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर किसी ने कोई नया आइडिया दिया आप उसका आइडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि इसे तो कुछ भी नहीं आता है, तो इस तरीके से उनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। इसमें देखो आपका प्रोफेशनलिज्म में लैक करता है ये, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स है ज़रूरी नहीं है कि वो हर फील्ड में प्रोफेशनल्स हों, वो जो भी अपना काम कर रहे हैं क्या पता वो नॉर्मली कर रहे हो, उनको उतना अच्छे से वो काम ना आता हो, उन्होंने प्रोफेशनली कोई भी डिग्री तो नहीं ली हुई है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म में लैक करता है ये। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड फाइनेंस। यहाँ पे देखो अगर एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं तो वहाँ पे जितने लोग हैं वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस एंटरप्राइज में, ठीक है, वो बाहर से पैसा कहाँ से लाएंगे, फंड रेजिंग वो लोग नहीं कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस है तो वो बस अपनी फैमिली के फंड्स को ही उस एंटरप्राइज में लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड फाइनेंस आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों से फंड्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपके पास जितना है बस आप उतना ही फंड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू मच इमोशनल अटैचमेंट विद बिजनेस। यहाँ पे देखो फैमिली मेम्बर्स हैं जब वो साथ मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो कई बार उनके जो इमोशंस होते हैं वो भी बीच में आ जाते हैं, और जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है एंटरप्राइजेस में, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस में आपको पता है कि अपनी जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, बिजनेस और इमोशंस के बीच में आपको मेनटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम करता है कभी कभी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिसोर्सेज फॉर सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। देखो जब आप एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हो तो वहाँ पे आपको कई सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है, ठीक है, बिना उनके आप अपनी एक एंटरप्राइज स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। तो फाइनेंशियल में आपको पैसा चाहिए, मेन बात है, ठीक है, और पैसा आप कई जगह से, ठीक है, फंड रेजिंग आप कई तरीके से कर सकते हो, फाइनेंशियल बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आपके बैंक से लोन ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ले सकते हो, लीज फाइनेंसिंग कर सकते हो। लीज फाइनेंसिंग में मतलब आप अपनी कोई एसेट जो कि काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है उनको रेंट पे लगाते हो, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो होती है लीज फाइनेंसिंग। शेयर्स इशू कर सकते हो आपकी अगर कोई कंपनी है, ठीक है,
अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आप पार्टनर्स मिलके पैसा ला सकते हो, डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, क्राउड फंडिंग कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं फाइनेंस को रेज करने के, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखो क्या होते हैं, इसमें 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, ह्यूमन रिसोर्सेज, मेंटरिंग रिसोर्सेज, अदर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपका देखो जो ह्यूमंस हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं काम करने में, आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको आप किस तरीके से यूज़ करोगे वो एक ह्यूमन ही तो बता सकता है ना आपको। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके वेंडर्स हो गए, ठीक है, ये सारे लोग आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं, आपके लेबर्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेंटरिंग रिसोर्सेज। मेंटर्स देखो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिज़नेस में, क्योंकि देखो सिर्फ बिज़नेस स्टार्ट करना ही नहीं होता। जो मेंटर्स होते हैं वो अपना बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कैसे क्या चीज़ें होंगी, मार्केट कैसी है, क्या कंडीशंस हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मेंटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके अदर्स। अदर्स में देखो और कई नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके इमोशनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि कई बार इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एंटरप्राइज में, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन लोगों के बीच का वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। या फिर आपको देखो किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो नॉलेज आप कहीं से गेन करो तो नॉलेज क्या पैसा तो नहीं है, नॉलेज आपका नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स है, ठीक है। उसके अलावा आपको मटेरियल वगैरह की जानकारी लेनी होती है, ठीक है, मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, आपके फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, तो वो सारा आपका नॉन फाइनेंशियल में आता है, ये सारी अदर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके तीनों टाइप के नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए। तो मतलब कि एक एंटरप्राइज़ को स्टार्ट करने के लिए कई सारे आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जिनमें से फाइनेंशियल होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल होते हैं। तो फाइनेंशियल में आपका फाइनेंस की बात कर रहा है कि आप कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हो, ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल में आपका पैसे के अलावा आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्टार्टअप। स्टार्टअप देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट इस पर आ जाता है कई बार एग्जाम्स में। किसी भी एंटरप्राइज को आप स्टार्टअप कब बोल सकते हो, जब वो ये चारों कंडीशंस को फुलफिल करेगा तभी आप उसे एक स्टार्टअप बोल सकते हो। सबसे फर्स्ट तो देखो कि कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर कोई भी पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो, ठीक है, उसको आप एक स्टार्टअप बोल सकते हो। मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एज अ पार्टनरशिप फर्म और एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इन तीनों में से कुछ भी अगर इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है, तो उसको आप एक स्टार्टअप बोल सकते हो। और उसके इनकॉर्पोरेशन वाली डेट से लेके 10 सालों तक के लिए उसको आप स्टार्टअप बोल सकते हो। थर्ड कंडीशन इज़ द कि उसका देखो जो टर्नओवर हो किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि अप्रैल से मार्च तक होता है, ठीक है। तो मतलब उसके एक फाइनेंशियल ईयर के मतलब जो टर्नओवर है वो एक्सीड ना करता हो 100 करोड़ को, ठीक है, 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर ना हो उसका एक साल का। और जो कि ऐसी एंटरप्राइज जो कि काम कर रही हो इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है, मतलब जो कि कुछ नया बना रही हो, कुछ डेवलप कर रही हो, कुछ नई टेक्नोलॉजी ला रही हो या कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी नई सर्विसेज, ठीक है, वो बिज़नेस चाहे उसका छोटा हो चाहे बिज़नेस बड़ा हो, उससे आप एक स्टार्टअप बोल सकते हो। अगर कोई भी एंटिटी इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तब आप उसको एक स्टार्टअप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टअप हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडियाज़। आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के आइडियाज़ किन किन सोर्सेज से मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको आइडिया आ सकता है कि मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो देखो उसके इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं। आपको इंटरनल सोर्सेज से भी आइडियाज़ मिल सकते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के, और साथ ही में आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से भी मिल सकते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज से आपको कौन कौन से सोर्सेज से आइडिया मिल सकते हैं वो देखो। सब यहाँ पे आता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विसेज के बारे में कुछ रिसर्च करते हो, वहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि हाँ हमें ये बिज़नेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। देखो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ नए आइडियाज़ होते हैं, आप उनसे कोई आइडियाज़ लेते हो, ठीक है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो आपके एम्प्लॉयज़ अगर आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। थर्ड है आपका हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। आपको देखो पर्सनल आपकी कोई हॉबी है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में
जब कोई काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, आपको जो आपकी जो हॉबी है आप उसको एज अ बिज़नेस आइडिया मान के और वहाँ पे आप कोई एंटरप्राइज स्टार्ट कर लेते हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आपका जिस भी फील्ड में पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर लेते हो, तो वो आपका होता है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में आता है, ठीक है। अब आते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में देखो आपका सबसे फर्स्ट है नीड रिकॉग्निशन ऑफ कस्टमर्स। इसमें आप पता करते हो कि जो कस्टमर्स हैं आपकी, जो वो क्या मांग रहे हैं, उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या सर्विसेज चाहिए, उनकी क्या नीड्स है, और वहाँ से आइडिया लेके आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। सेकंड है आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कई बार आपको जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उनको देख के भी कोई नया आइडिया आ जाता है कि हाँ इस प्रोडक्ट से मिलता जुलता मैं ये प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से कई बार आपको बिजनेस आइडिया मिल जाता है। थर्ड आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपका देखो जो होलसेलर है, रिटेलर्स हैं, ठीक है, जिनके पास आप अपना सामान सप्लाई करते हो, उनको मार्केट के बारे में पता होता है, उनसे कस्टमर सामान लेते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ कस्टमर अभी क्या चाह रहा है, कैसी मार्केट चल रही है, तो वो कई बार आपको सजेस्ट करते हैं या फिर कई बार आपको कोई आइडिया देते हैं और आप उस आइडिया में थोड़े बहुत चेंजेस करके या उसी आइडिया को आप एज अ बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको कई बार आइडिया मिल जाता है बिज़नेस स्टार्ट करने का। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड जर्नल्स, बिजनेस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। कई बार देखो आप न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हो, कुछ अलग सा आया हुआ होता है, आर्टिकल कोई छपा होता है या कुछ भी, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है। या फिर जो बिज़नेस मैगजीन्स होती हैं, बिज़नेस मैगजीन से कई बार आपको आइडिया कोई मिल गया, कोई नई चीज़ देखी आपने, ठीक है। ट्रेड जर्नल में से आपको कई बार कुछ मिल जाता है और वहाँ से आप अपना उसमें कुछ क्रिएटिविटी थिंकिंग करके, ठीक है, आप अपना उसमें अपना कोई आइडिया निकाल लेते हो और वहाँ से आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। जो आपके ट्रेड फेयर्स लगते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उनको देख के भी कई बार आपको बिज़नेस आइडिया मिल जाता है। तो ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जहाँ से आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करने के आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में मोस्टली आते ही आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप अच्छे से 2-3 बार देख लेना, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से एक बार कर लिए तो आपके एग्ज़ाम्स में 50 to 60 मार्क्स तो ईजिली स्कोर हो जाएंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।